नमस्कार, आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के चेयरमैन रहे विनय सक्सेना को दिल्ली का एलजी चुना गया है। दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में कुर्सी के लिए अजीबोगरीब एक बकाया सामने आया। जब इवेंट में बैठने की जगह नहीं मिली तो नाराज बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समारोह छोड़कर चले गए। शपथ ग्रहण में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। अर्थव्यवस्था, जीडीपी और रोजगार, इन सभी से मिलकर होता है देश का विकास। सरकार के योगदान से ही मिलती है देश को नई रफ्तार। लेकिन मोदी सरकार के राज में ना तो अर्थव्यवस्था को गति मिल पा रही है और ना तो जीडीपी बढ़ पा रही है। आलम यह है कि रोजगार से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जगह जगह जश्न मन रहा है, तारीफें की जा रही हैं, वाहवाही लूटी जा रही है। मगर हकीकत बताती है कि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस वक्त देश की जीडीपी वृद्धि की दर 7.4% थी। लेकिन 2022 आते आते ये 7.3% के स्तर पर पहुंच गई। वहीं अप्रैल 2022 में देश में खुदरा महंगाई दर 7.79% हो गई है। ये 8 साल का उच्चतम स्तर है। वहीं थोक महंगाई भी तेजी से बढ़ते हुए 15% के स्तर को पार कर गई है। महंगाई के पीछे डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में आ रही गिरावट का बड़ा योगदान है। रुपया डॉलर के मुकाबले टूटकर 77.59 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं रोजगार देने के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार काफी पीछे है। साल 2018 में बेरोजगारी दर 5.60% थी, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2022 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई। देश में जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच रही हैं। मई 2014 में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि 24 मई को 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मोदी सरकार में देश तरक्की की राह पर नहीं बल्कि बर्बादी की राह पर आगे बढ़ा है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले 60 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें 66% लोग डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। 24 घंटे में 6 आतंकियों को इनकाउंटर में मार गिराया गया। ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी सपा और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। अब दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। उद्घाटन के अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गौलत ने जानकारी दी। पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद सरकार ने रात के आंकड़े जारी किए। भारत ने अप्रैल में $473 मिलियन का गेहूं विदेश भेजा। कल वित्त मंत्री जी ने कुल 12 ट्वीट किए। पता नहीं कौन सी उन पे बाध्यता थी वो ट्वीट करने की, पर एक ट्वीट बड़ा रोचक था। उसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है वो घटाई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले मौजूदा थी उससे केंद्र सरकार ने 8 रुपये घटाई, डीजल पर 6 रुपये घटाई। अब हमारा एक कैलकुलेशन हमने किया है और आपको वो कैलकुलेशन मैं ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर ज़रूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। तो उन थैंक यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपये घटा दो। वो कौन सा गणित है कम करने का जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप
पिछले 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ा दो और 7 रुपए कम कर दो। ये कौन सा गणित है? यूपी विधानसभा में आज राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2019 में पीएम मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था। पीएम के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है बजट। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल। राम जन्मभूमि सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। महिला विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई। बजट में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ दिए गए। खेल विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसानों को फ्री सोलर पैनल दिए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। गन्ना किसानों के लिए इनिशिएटिव लेकर काम कर रही है योगी सरकार। महाकुंभ के लिए प्रयागराज कुंभ को यूनिक इवेंट बनाने के लिए बजट का खास प्रावधान किया गया है। बजट की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने इसे जनता से जुड़ा बजट करार दिया है और कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराश करने वाला बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। आज बजट पेश हुआ है, अभी इस पर चर्चा होना बाकी है। विपक्ष एक बार फिर बजट को लेकर योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बजट में महंगाई के बोझ से दबी जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं सपा प्रमुख ने इस बजट को आम जनता के विपरीत बताया है। देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर झूठ बोलती है भाजपा सरकार। झूठे हैं देश में महिला सशक्तिकरण से जुड़े भाजपा सरकार के सारे दावे। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बिना एक सफल और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन देश में महिलाओं से जुड़े सारे आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित भाजपा सरकार आखिर कैसा भारत बनाना चाहती है। नमस्कार, देखते रहिए जन लोक इंडिया टाइम्स।